मेरा नाम गायत्री है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी सासू माँ रोज़ रात को अपने ससुर के पैर दबाती और पैर दबाकर जब उनके कमरे से बाहर आती तो वह बेहोश हो जाती। मैं अपनी सासू माँ से पूछती तो वो कोई जवाब नहीं देती। एक दिन दादाजी ने कहा कि अपनी सासू माँ को मेरे कमरे में भेजो। मैंने अपनी सासू माँ के कपड़े पहने और दुपट्टे से घूंघट लिया और दादाजी के कमरे में चली गई। अभी मैं कमरे में गई ही थी कि दादाजी ने मुझे सास समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं कुछ महीनों से ये सब होते हुए देख रही थी। लेकिन आज जैसे मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। आखिर मेरे दादा ससुर किस किस्म के इंसान थे? इतना सीधा साधा दिखने वाले मेरे दादा ससुर इतने हैवान कैसे हो सकते हैं? मेरी सासू माँ 2 घंटे बाद दादा के कमरे से बाहर आई थी। उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैं बाहर आंगन में ही चक्कर काट रही थी। सासू माँ के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सासू माँ की हालत देखकर मैं परेशान हो गई थी। अभी मैं उनकी तरफ बढ़ रही थी कि मेरी सासू माँ बेहोश होकर नीचे गिर गई। उन्हें देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो मेरी आवाज़ सुनकर दादाजी भी कमरे से बाहर आ गए। 3 नौकर भी मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए। जल्दी से उन्हें कमरे में लिटाया और दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया। उन्हें मेरी सासू माँ के इंजेक्शन लगाया और कहने लगा कि ये किसी दिमागी और शारीरिक मर्ज की शिकार है, इसलिए डिप्रेशन के अटैक से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने बड़ी हैरानी से अपने दादा की तरफ देखा तो मुझसे नज़रें चुराने लगे थे। मुझे अपने दादा ससुर से नफरत सी महसूस होने लगी थी। 3-4 दिन में मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। जब मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि दादाजी आपको कमरे में बुलाकर कहते क्या हैं, तो उनकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगती थी। उनके चेहरे पर खौफ आ जाता था। वो सिर हिलाने लगती और कहती कि वह कुछ नहीं कहते। मुझे भी सासू माँ के चुप रहने पर गुस्सा आने लगता था। हर बार जब वह दादाजी के कमरे से बाहर आती, उनकी हालत ऐसी ही होती थी। मेरे दादा ससुर भी अजीब थे। मेरी सासू माँ के लिए फ़िक्र भी जाहिर करते थे और अभी वह बीमारी से उठी थी, फिर से उन्हें अपने कमरे में बुलाने को कहने लगे। लेकिन इस बार मैंने सासू माँ को दवाई देकर सुला दिया और खुद अपनी सासू माँ के कपड़े पहनकर चादर से मुँह छुपाकर कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी दादा मेरी सासू माँ के साथ क्या करते हैं, लेकिन जो कुछ दादा ने मुझे सासू माँ समझकर मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई। मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे। पूरे गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। गांव के लोग उन्हें पसंद करते थे और उन्हें मुखिया जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो इंसाफ करते थे। गांव के लोग उनसे बहुत खुश थे। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। मेरे दादा ससुर की इकलौती संतान थे। मैं उनके यहाँ इकलौती बहू थी। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर की मौत पर तो जैसे सब पर आसमान टूट पड़ा था। अभी ससुर की मौत का गम कम न हुआ था कि दादी सासू माँ भी अपने बेटे के गम में परलोक सिधार गई थी। दादी के बाद अब दादा ससुर अकेले रह गए। मेरी सासू माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। मैं कभी सासू माँ को संभालती तो कभी दादा ससुर को। कुछ टाइम बाद मेरी सासू माँ ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया था। मेरे दादा ससुर मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ससुर के बाद सारी जिम्मेदारियाँ फिर से दादा ससुर के कंधों पर आ गई थी। जब भी वह गांव से वापस लौटते तो घंटों मेरे पास बैठकर मेरे ससुर की बातें सुनाते रहते थे और आंसू बहाते रहते थे। उन्हें मेरे ससुर से बहुत प्यार था और इतनी ही नफरत वो मेरी सासू माँ से करते थे। मैंने शुरू से ही अपने दादा को अपनी सासू माँ से बात करते हुए नहीं देखा। वजह यह थी कि मेरी सासू माँ उनकी बिरादरी की नहीं थी, वो मेरे ससुर की पसंद की थी और दादा अपने दोस्त की लड़की लाना चाहते थे, लेकिन ससुर जी के सामने उन्हें सर झुकाना पड़ा। इसलिए दादाजी सासू माँ को अच्छा नहीं समझते थे। वो मेरी सासू माँ से बात भी नहीं करते थे, उन्हें देखते तक नहीं थे, न ही उनसे कोई बात करते। इतना टाइम गुजरने के बाद और ये हादसा होने के बाद भी मेरे दादा ससुर का दिल मेरी सासू माँ के लिए साफ नहीं था। जब भी उनकी नज़र मेरी सासू माँ पर पड़ती, वह गुस्से से मुंह बना लिया करते थे। लेकिन कुछ महीने से अब दादाजी बहुत बीमार रहने लगे थे। वह वक्त पर दवाई नहीं खाते थे। मेरी सासू माँ हिम्मत जमा करके उनकी डांट सुनने के बावजूद उनकी बहुत सेवा करती थी। उन्हें खुद दवाई खिलाती थी
खुद से खाना खिलाती थी। पहले तो वो मेरी सासू माँ को घूरते रहते थे, दवाई खाने से भी मना कर दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार मेरी सासू माँ के लिए बदलने लगा। शायद उनके दिल में मेरी सासू माँ के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी थी। अब रात को भी हर काम के लिए मेरी सासू माँ से ही कहते हैं, मुझे आकर दवाई खिला दो, चाय बना दो। मेरी सासू माँ उनके कमरे में चली जाती। पहले तो मेरी सासू माँ कुछ देर में ही वापस आ जाती थी। मैं लेट जाती थी, लेकिन वो जब कमरे से बाहर आती तो वो कुछ घबराई हुई सी होती थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। और जब मैं उनसे वजह पूछती तो वह चौंक सी जाती थी, मुझे नम आँखों से देखती और ना मैं सिर हिलाती हुए कहती कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर दादा ससुर उनसे ऐसा क्या कहते थे जो वो बाहर आते ही परेशान और गुमसुम सी हो जाती थी। जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी तब से मैंने अपनी सासू माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह हर वक्त उदासी और गम में डूबी रहती थी। पहले तो दादा ससुर मेरी सासू माँ से बस अपनी दवाई ही मांगते थे, लेकिन अब तो अपना हर काम मेरी सासू माँ से करवाने लगे थे, जबकि घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बात यही तक रहती तो मुझे भी बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ दिनों से मैंने जो महसूस किया था वह अजीब सी बात थी। रात को जब दादा ससुर मेरी सासू माँ से दूध मंगाते और वह दूध लेकर कमरे में चली जाती, तब वो 2 घंटे बाद वापस आती तो रोती हुई आती। अब तो दादाजी के कमरे में माँ को घंटों लग जाते थे। मेरी सासू माँ जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी मेरे साथ ही सोती थी और फिर उसके बाद आंगन में सोती थी। जब आंगन में नहीं आती तो मुझे नींद नहीं आती थी। बस यही सोचती रहती थी कि एक गिलास दूध देने में कौन सा इतना टाइम लगता है, 2 मिनट का काम है। लेकिन मेरी सासू माँ 2-3 घंटे दादा के कमरे में क्या करती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात मेरे लिए ये थी कि मेरे दादा ससुर का रवैया मेरी सासू माँ के लिए बहुत बदलने लगा था। वो सासू माँ को बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरी सासू माँ उनके सामने हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी सासू माँ गाँव की औरतों की मुखिया हैं, औरतों की परेशानियाँ और उनके मसलों को आज से ये देखा करेंगी। मुझे लगता था ये बात सुनकर सासू माँ खुश हो जाएंगी, भगवान ने उनको उनका हक वापस दे दिया। मगर फिर भी वह खुश नहीं थी, पता नहीं क्या सोचती रहती थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, मेरी सासू माँ को इस हवेली में उनकी जगह मिल गई थी। लेकिन इसके बाद भी मेरी सासू माँ के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अब तो उनका ये हाल था कि जब भी दादा ससुर उनसे किसी काम के लिए कहते तो वो घबराने लगती थी, और जब कमरे से वापस आती तो उड़ी हुई रंगत के साथ वापस आती। और जब मैं वजह पूछती तो कहती कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतजार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप अपने बिस्तर पर नहीं लेट जाती मुझे चैन की नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों वो मेरी इस बात से मुझे बड़े गौर से देखती और बड़े प्यार से सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आंख किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर खुली। मैंने देखा कि मेरी सासू माँ रो रही हैं। मुझे अब उनके रोने पर हैरत सी होने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब दादाजी भी उन्हें इज्जत देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अभी तो मैं दादाजी के दोगले व्यवहार की वजह से परेशान थी। एक बार मेरे दादा के भाई का बेटा हमारे घर आया था। वह विदेश से आया था। उसने मेरे ससुर की खबर सुनी तो वह मिलने के लिए आ गया। मेरी सासू माँ बहुत स्मार्ट और कम उम्र की औरत थी। कोई उन्हें मेरे साथ देखता तो मेरी बड़ी बहन ही बताता। ससुर के भाई रमेश 3 दिन बाद हमारे साथ रहे थे। मुझे बहुत प्यार किया और कहने लगे कि तुम्हारे ससुर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मुझे उनकी बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन खाने के दौरान वो मेरी सासू माँ की तरफ बार बार देख रहे थे और मेरी सासू माँ लगातार उनसे नज़रें चुरा रही थी। लेकिन दादाजी अपने भतीजे के आने की खुशी में बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इन 3 दिनों में दादा ने सासू माँ को कमरे में भी नहीं बुलाया था। एक बार उन अंकल को मैंने अपनी सासू माँ से जो बातें करते हुए सुना, मेरे होश उड़ने लगे थे। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि सासू माँ कमरे में नहीं थी। वो अक्सर कबूतरों को दाना डालने जाती थी। मेरे दादा ने बड़े से पिंजरों में विदेशी कबूतर पाल रखे थे, जिनका ख्याल मेरी सासू माँ ही रखती थी।
मैं उठकर बाहर आ गई, लेकिन पिंजरे के पास मेरी सासू माँ के साथ अंकल भी खड़े थे और वो कह रहे थे, मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन तुम्हारे पति की तुम्हारे लिए दीवानगी देखकर मैं पीछे हट गया। मैंने कभी भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं की थी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं विदेश चला गया। लेकिन फिर जब मैंने अखिल की मौत का सुना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा कज़िन होने के साथ साथ वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। वहाँ 1 महीना मैंने बीमारी में काटा है। मुझे अखिल की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल भी सताने लगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। तुम अगर इजाज़त दो तो मैं दादाजी से तुम्हारी बात करता हूँ। ये सब बातें सुनना मेरे लिए बहुत अजीब था, जिसकी खबर मुझे अभी तक नहीं थी। मैं ससुर जी के उस भाई को पहली बार ही देख रही थी, बस मैंने उनका जिक्र सुन रखा था। मेरी सासू माँ घबरा कर बोली, भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं कहना। वो तो पहले ही मुझ पर शक करते रहे हैं कि मैं शहर की लड़की हूँ, कभी उनके बेटे के साथ गांव में बस ही नहीं सकती। लेकिन मैंने चुपचाप अपनी सारी ज़िंदगी अखिल के प्यार के सहारे गांव में गुजार दी, कभी पलटकर शहर की दोबारा शक्ल भी नहीं देखी। मेरा बेटा अब जवान हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है, वक्त बहुत आगे निकल चुका है। रमेश, यूनिवर्सिटी का दौर नहीं रहा कि मैं अपने फैसले बदल लूँ। तुमने अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी, मैंने बिना किसी सवाल के अखिल को अपना लिया। अब मैं आपसे उसी मोहब्बत का वास्ता देकर कह रही हूँ, मुझे अखिल की विधवा ही रहने दो और यहाँ से वापस चले जाओ और कभी दोबारा पलटकर नहीं आइएगा। ये कहकर सासू माँ वहाँ से चली गई। मैं ये सब कुछ चुप छुप कर देख रही थी। वो अंकल भी वापस चले गए। मुझे मालूम तो कुछ नहीं था, लेकिन बातें सुनकर ये समझ में आ रहा था कि रमेश अंकल मेरे ससुर और मेरी सासू माँ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और मेरे ससुर की तरह शायद रमेश अंकल भी मेरी सासू माँ से मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी सासू माँ किसे पसंद करती थी और उन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, ये मेरे लिए एक पहेली ही थी। मेरे दादा ससुर मेरी सासू माँ को बहुत अहमियत देते थे, लेकिन वो फिर क्यों रोती रहती थी। मेरी सासू माँ को मेरे कम ससुर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सासू माँ मेरे दादा ससुर को कुछ देने गई थी। मेरे सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा ससुर से सर दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास सारी दवाइयाँ रहती थीं। लेकिन जैसे ही मैंने दादा ससुर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरे दादा ने सासू माँ के साथ में उल्टे कदम वहाँ से लौट आई थी। वो दोनों मुझे नहीं देख पाए थे, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आंखें देखती हैं वह होता नहीं, और जब सच सामने आता है तो हमें हमारी आंखों के देखने के अंदाज पर अफसोस होने लगता है। जब मेरी सासू माँ रात को अपने कमरे में आई तो अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं अपनी सासू माँ के कमरे में गई तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब भी दादा ससुर के कमरे से आती हैं तो रोती क्यों हैं? तो वो कहने लगी, समझ लो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही हैं, क्योंकि मैंने जब कमरा खोला था तो वो मेरे सासू माँ से कह रहे थे कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो वह मेरी सासू माँ को घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी सासू माँ उनके सामने हाथ जोड़ रही थी। वो कह रही थी कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो सही नहीं है। मैं आपके बेटे की बहू हूँ, आप मेरे साथ कैसे ये जुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह हैं और अब आप मुझे इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार करने पर आप मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी सासू माँ खूब रो रो कर मेरे दादाजी से भीख मांग रही थी।
इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और कुछ सुनने की गुंजाइश भी नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस तरह की बातें मैंने सुनी थी और जिस तरह मेरे दादा ससुर मेरी सासू माँ पर मेहरबान थे और वह गुमसुम सी हो चुकी थी, जिस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी, अभी मैं इस उलझन में नहीं निकली थी कि मेरे घर की नौकरानी ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वो कहने लगी कि मुखिया जी जैसे नज़र आते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं। जवानी में तो और औरतों से ताल्लुक़ भी थे। आप लोगों की नज़रों में शरीफ बने फिरते हैं, लेकिन अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। यह सुनकर तो मुझे गुस्सा आने लगा और अफसोस भी होने लगा कि क्या दादाजी रिश्ते की मर्यादा भी भूल गए हैं। मुझे अपने दादा ससुर से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब जब भी मेरी सासू माँ दादाजी के कमरे में जाती तो मैं बेचैन सी होने लगती थी। एक दिन सासू माँ ने बंद लफ्ज़ों में कहा कि तुम अपने दादा ससुर से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी हो गई। अब तो मुझे सच में दादाजी के किरदार पर शक होने लगा। फिर एक बार मैं आंगन में बैठी थी, तब दादा ससुर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि शादी में तब आऊँगा जब उसमें नाचने गाने का इंतज़ाम होगा। तुम तो जानते ही हो मैं अपनी उम्र को नहीं देखता। मेरा दिल तो अभी भी जवान है। वो हंसते हुए अपने दोस्तों से अपनी घटिया आदत का जिक्र कर रहे थे। उनको ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी। मैं गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई और फिर दादाजी एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस गद्दी पर बैठो। मैं तुम्हें बहुत कुछ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति की तरह तुम्हें घर का काम करता देखना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि इस हवेली में कमरों की कमी नहीं है। तुम क्यों हर वक्त अपनी सासू माँ के साथ रहती हो? तुम्हारा पति जब बाहर से वापस आएगा तो तुम्हें एक नए अवतार में पाएगा। तुम अपना कमरा अलग करो और कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर अपना एडमिशन करवा लेना और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और खुद की आदत बनाओ अकेले कमरे में रहने की। और मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा कि हाँ, मैं अपनी सासू माँ से अलग हो जाऊं ताकि आपको खुली छूट मिल जाए। लेकिन इस वक्त हम दोनों सास बहू बहुत मजबूत हैं। हम गुस्से से उनसे बात नहीं कर सकते थे। मैंने आराम से कहा कि मुझे रात को अकेले नींद नहीं आती है और मुझे डर भी लगता है, इसलिए मैं अपनी सासू माँ के साथ ही कमरे में सोती हूँ। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में शिफ्ट करवा दिया। मेरी सासू माँ भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। मैं ऊपर के कमरे में चली गई थी, लेकिन ये भी सोचती थी कि रात को अपनी सासू माँ के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब सो चुके थे, तब मैं नीचे आकर अपनी सासू माँ के कमरे के पास खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब मेरी सासू माँ का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलो सासू माँ ने अच्छा किया जो अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस आकर अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। तैयार होकर जब नीचे उतरी तो यह देखकर मैं हैरत में रह गई कि मेरे दादाजी मेरी सासू माँ के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल धक धक करने लगा। तो क्या वह रात भर मेरी सासू माँ के साथ थे? मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा पूरा घर मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मेरी सासू माँ सिर्फ मेरे साथ यहाँ रहने पर मजबूर थी ताकि मैं यहाँ इज्जत से रह सकूं, और उसके लिए वह क्या कीमत चुका रही थी, यह सोचकर तो मेरी जान जाने लगी थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी सासू माँ को और परेशानी में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी सासू माँ के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। उन्हें एक गिलास दूध दिया और कहा कि आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और वह दूध उन्हें ज़बरदस्ती पिला दिया। मैंने उस दूध में नींद की गोली डाली थी, इसलिए वो दूध पीते ही सो गई। इसलिए मैंने अपनी सासू माँ को सुलाकर जल्दी से अलमारी से उनका सूट निकाला और पहन लिया, और फिर दुपट्टा थोड़ा नीचे करके डाला था कि मेरे मुंह नहीं दिखे। मैं भी थोड़ी दिखने में अपनी सासू माँ के जैसी ही थी। मैं अपने दादा ससुर के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था, यह रोज़ ही ऐसा होता था कि दादा ससुर के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दादा यही समझ रहे थे कि सासू माँ आई है। मुझे कहने लगे कि मैं दवाई खा चुका हूँ, तुम मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारी हाँ का। मैं अब ज़्यादा समय नहीं कर सकता। मैं उनके पास चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर
मेरे होश उड़ गए। कुछ देर बाद मैं और मेरी सासू माँ उनके सामने बैठे थे और दादा हम दोनों को गुस्से से देख रहे थे और कह रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं शर्मिंदा होकर अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी सासू माँ समझकर ये कहा कि मैं उनकी बात का जवाब हाँ में दूँ। वह मेरी सासू माँ की दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि रमेश अंकल घर से जाने से पहले दादाजी को सारी बात बता के गए थे। दादा का भी यही कहना था कि मेरी सासू माँ इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हैं कि मेरे ससुर के नाम पर विधवा बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दें। उनका कहना था कि आज नहीं तो कल मेरे पति भी मुझे अपने साथ यहाँ से दूसरे देश ले जाएंगे। उनका कहना था कि वह बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद कहीं मेरी सास फिर से बेसहारा ना हो जाए। मेरी सासू माँ दूसरे देश जाना नहीं चाहती थी, वह यहीं अपने देश में रहना चाहती थी और मेरे पति बाहर काम करते थे और वह आज या कल मुझे बाहर लेकर चले जाते तो वह यहाँ पर किसके साथ रहती। इसलिए वह अपने जीते जी ही मेरी सासू माँ की दूसरी शादी करवा देना चाहते थे। इसलिए जब मेरी सासू माँ उनके कमरे में दूध देने जाती तो वो इसी बात पर बहस करते थे, क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे ससुर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दूसरी शादी पर राजी नहीं हो रही थी। मेरे दादा ससुर मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। सासू माँ के कपड़ों में मुझे देखकर वह आग बबूला हो गए। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस हुलिये में आई हूँ तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो मैं सोच रही थी। यह सुनकर दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे इतनी तेज आवाज़ से डांटा कि आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। सासू माँ भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुझे शर्म नहीं आई, ये सब कुछ सोचते हुए। और मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने आखिर मेरी सासू माँ की शादी अपने भतीजे से करवानी थी, इसलिए ही वो मुझे उनसे दूर रहने को कहते थे। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था कि मैं क्या सोच रही थी। मेरी सासू माँ शादी होकर रमेश अंकल के घर चली गई। मेरी सासू माँ अंकल से ही मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मेरे ससुर ने मेरी सासू माँ को देखा तो उन पर फिदा हो गए थे और दीवानों की तरह उन्हें चाहने लगे थे और रमेश अंकल से कहने लगे कि अगर उन्हें ये नहीं मिली तो वह मर जाएंगे। इसलिए रमेश अंकल ने भी अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और मेरी सासू माँ से कहा कि वो मेरे ससुर से शादी कर लें, वरना वह अपनी जान ही गंवा देंगे। मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर से मोहब्बत शादी के बाद की थी, लेकिन मेरे ससुर की ज़िंदगी ने उनके साथ बस इतनी ही वफा की निभाई थी। अब मेरे दादा ससुर मेरे पति से बात करके मुझे यहाँ से ले जाने को कह रहे थे, क्योंकि वह जल्द से जल्द अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहते थे। मेरे दादा ससुर एक अच्छे इंसान थे और मैं उनके बारे में क्या सोच रही थी। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी सच नहीं होता। कुछ दिन बाद मेरे पति आकर मुझे अपने साथ दूसरे देश ले गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।